हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे संघ की कार्यपालिका पर। संघ की कार्यपालिका जो है वो भाग 5 में दी गई है। संविधान के भाग 5 में हम भाग 4 का तक पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य तक। उसके आगे भाग 5 शुरू होता है, आर्टिकल नंबर 52 से आगे चलता है। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका है वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के मध्य में ही दी गई है। आर्टिकल 52 से 78 के मध्य में किन पदों की चर्चा की गई है, वही संघ की कार्यपालिका में प्रमुख पद हैं। इसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात की गई है और महान्यायवादी की बात की गई है। तो इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट के पद पे। अब प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ने के लिए इसको हम कई भागों में बांट करके चलेंगे। देखिए, एक प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे सीधे आर्टिकल नंबर पूछ दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल से संबंधित हैं, या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पहले हमारा ये दृष्टिकोण रहेगा कि सबसे पहले हम आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 ये सभी पूछे गए हैं। तो इनमें राष्ट्रपति से जो रिलेटेड आर्टिकल हैं उन पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी से संबंधित आर्टिकल आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद की क्लास में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हैं, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, इन सब बातों पर हम अलग डिस्कस करेंगे। तो वो क्लासेस अलग होंगे और आज के इस क्लास में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद, यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ भाषा जो प्रयोग की गई है वो कहा गया है शैल बी, यानी कि अवश्य होगा। यानी कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो एक अनिवार्य पद है, अनिवार्य है। राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त नहीं रह सकता है। बिना राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति को हुए भारत का शासन संचालित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति होने की बात की गई है, तो वो है आर्टिकल 52। वैसे तो आगे सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से ही रिलेटेड हैं, लेकिन आर्टिकल 52 में ही राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है, और ये संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख। अब देखिए, इसमें दोनों चीज़ों को आपको समझना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। 3 बातें यहाँ पर आपको मैंने लिखी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये प्रथम नागरिक है और संवैधानिक प्रमुख है। प्रथम नागरिक होने का मतलब क्या होता है? प्रथम नागरिक होने का मतलब ये है कि वरीयता क्रम में, देखिए ये वरीयता की बात की जा रही है। जैसे कि प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर राष्ट्रपति आएगा, उसके बाद में उपराष्ट्रपति होता है, फिर आगे नीचे हायरार्की होती है, पूरा पदानुक्रम होता है। तो कभी जब सम्मान की बात आती है तो सबसे ऊपर जो पद है वो है भारत के राष्ट्रपति का, इसीलिए ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब ये होता है कि भारत में जो शासन का कार्य है वो किसके नाम से किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, और यही कहलाता है ये संवैधानिक प्रमुख है। इसका मतलब ये होता है कि सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो यही इसका मतलब होता है कि ये संवैधानिक प्रमुख है। देखिए, भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि इन सभी शक्तियों का वास्तव में प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। पीछे के लेक्चर में हमने आपको नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका को
समझा दिया था। तो आशा है उस चीज़ को आप याद कर गए होंगे। तो संवैधानिक प्रमुख है, यहाँ पर सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ये प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्र का प्रमुख है। तो ये आर्टिकल 52 है। अब हम बात करें आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। तो सिंपल सा उत्तर है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। और संविधान का आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का चाहे तो स्वयं प्रयोग करे और चाहे अपने अधीनस्थों के द्वारा, यानी कि अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग करे। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। तो आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? आर्टिकल 53 जो है ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालक शक्ति है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? ये राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वयं प्रयोग करे, यानी अगर वो चाहे तो स्वयं, या फिर अपने जो है अधीनस्थ यानी इसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके माध्यम से प्रयोग करे। अपने अधीनस्थ के माध्यम से प्रयोग करे इस शक्ति का। तो ये बात आर्टिकल 53 से निकल के आती है। अब राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कितनी पावर्स है राष्ट्रपति के पास में? अब शक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि कार्यपालक शक्तियाँ हो सकती हैं, जैसे विभिन्न पदों पर प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, महान न्यायाधीश की नियुक्त करता है, यानी कार्यपालक शक्तियाँ जो भी होती हैं वो राष्ट्रपति की होती हैं। राष्ट्रपति के पास में सैन्य पावर्स भी होती हैं, जैसे तीनों सेनाओं का वो अध्यक्ष है। उसी प्रकार से विधायिका शक्तियाँ भी होती हैं, यानी जो विधि बनती हैं भारत में उस पर भी फाइनल हस्ताक्षर राष्ट्रपति ही करता है। तो ये कार्यपालिका, विधायिका की शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, और एक आर्टिकल में क्षमादान की शक्तियाँ भी आर्टिकल 72 में दी गई हैं। तो इनके विषय में हम अलग से डिटेल चैप्टर करेंगे, क्योंकि ये मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी? वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उसको प्रयोग करे। तो ये बहुत दो सिंपल आर्टिकल हैं जिसमें से क्वेश्चन आपके प्री में बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत में शासन का कार्य किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, या राष्ट्रपति का पद या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 52 में दिया गया है। अब आर्टिकल जो इसके बाद है 53 के बाद 54, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे खूब क्वेश्चन बनते हैं प्री में भी और मेंस में। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो है जब आंसर करना होगा तब भी इसका जिक्र आएगा। तो आर्टिकल 54 में क्या है, हम एक लाइन से पढ़ रहे हैं। पहले सभी आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में एक्चुअल में ये बताया गया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुवांशिक नहीं है, यानी वो राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा, जैसा इंग्लैंड में राजा का पुत्र राजा हो जाता है। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है। और इसीलिए हमारा देश क्या है? गणराज्य है। गणराज्य होने का मतलब ही यही है कि जो राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति होगा अर्थात राष्ट्रपति होगा, वो निर्वाचित होगा और एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है और 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो कौन कौन वोट डालेगा, यानी कि निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल कौन होगा, ये जिक्र किया गया है आर्टिकल 54 में। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद या राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का मतलब है जो निर्वाचन करें, जो लोग वोट डालें। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि कौन वोट डालेगा, कौन वोट डालेगा, ये बताया गया इसमें कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन वोट डालेगा। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, और उसमें आम जनता जो है सीधे वोटिंग नहीं करती है।
बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो जनता तो बहुत से प्रतिनिधि चुनती है, जनता तो प्रधान को भी चुनती है, जनता जिला पंचायत में भी सदस्य को चुनती है, जनता विधायक को भी चुनती है, सांसद को भी चुनती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट डालेंगे, ये चीज़ बताई गई है आर्टिकल 54 में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप टिक करेंगे आर्टिकल 54 में। और जब कभी राष्ट्रपति के चुनाव का डिटेल में आंसर लिखने को आएगा तब भी आपको इसका जिक्र करना होगा कि इसमें कौन कौन वोट डालता है। तो चलिए, बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है कि संसद के दोनों सदनों, अब दोनों सदन का मतलब है कौन कौन से 2 सदन होते हैं, लोकसभा होता है और दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। संसद के दोनों सदन के नाम हमने ब्रैकेट में लिख दिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, निर्वाचित सदस्य शब्द इसलिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये हमने पहली बात की। यहाँ पर आप संसद को अंडरलाइन करेंगे, यानी यहाँ पर संसद की बात की जा रही है, दोनों सदन और निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के। निर्वाचित सदस्य का मतलब यह है कि आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा में कुछ पद मनोनीत हैं, हालांकि लोकसभा के जो पद मनोनीत थे वो हटा दिए गए हैं एंग्लो इंडियन वाले, लेकिन फिर भी जो भाषा है उसको आप देखें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि मनोनीत वोट नहीं डालेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब देखो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद वाले तो वोट डाल दिए, अब राज्यों में, प्रांतों में जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ से कौन वोट डालेगा। तो प्रांतों में सिस्टम क्या है, कुछ प्रांतों में विधानमंडल में 2 सदन हैं, यानी जो है विधानसभा है और विधान परिषद है, लेकिन सभी प्रांतों में विधान परिषद नहीं है, वहाँ सिर्फ विधानसभा ही है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये कहा गया कि जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं वहाँ पर विधान परिषद का नाम नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर कहा गया कि राज्यों की या प्रांतों की, राज्यों की लिखिए आप, राज्यों की, क्योंकि राज्य शब्द प्रयोग किया गया है भारत में प्रांतों के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के यहाँ भी निर्वाचित सदस्य प्रयोग किया गया है, निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर विधानसभा को अंडरलाइन करेंगे, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। यहाँ पर संसद में देख रहे थे दोनों सदन, लेकिन राज्यों के विधानमंडलों के दोनों सदन नहीं वोट करते हैं, सिर्फ एक सदन विधानसभा। साथ ही साथ में कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए अनुमति दी गई है। तो इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ये अनुमति है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी जो है केंद्र शासित प्रदेश आ गया है और वहाँ भी विधानसभा है, तो उस विधानसभा को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य मान करके, यानी कि आपसे कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस आर्टिकल में यूनियन टेरिटरीज़ को राज्य के समान माना गया है। तो आर्टिकल 54 में ही जैसे राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है वैसे यूनियन टेरिटरीज़ की भी विधानसभाओं को अधिकार है। तो कौन कौन सी 3, देखो, दिल्ली, NCR आप जिसको लिखेंगे, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली, पुद्दुचेरी एवं जम्मू कश्मीर, ये 3 हैं, दिल्ली, पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये है यूटी, है ना, यूनियन टेरिटरीज है या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों, ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई कि केंद्र शासित प्रदेशों की
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सब जगह पे निर्वाचित शब्द ही प्रयोग करेंगे। निर्वाचित सदस्य, कोई भी जो सदस्य निर्वाचित नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो आर्टिकल 54 में सीधी सी बात है, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। और निर्वाचक मंडल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है वो 3 चीज़ें आप याद रखिए। संसद में एक तो पहली चीज़ याद रखिए कि मनोनीत शब्द बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। कोई भी मनोनीत मेंबर कहीं का भी हो, संसद का, विधानसभा का, कहीं का भी हो, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा। कौन डालेंगे? सिर्फ निर्वाचित वाले डालेंगे, संसद के दोनों सदन के और प्रांतों में सिर्फ एक सदन के विधानसभा के, और 3 केंद्र शासित की विधानसभाएं भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल। अब अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन वोट नहीं डालेगा, तो वो हालांकि इसमें से आप निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी जो है आप एक जगह लिख लीजिए कि कौन वोट नहीं डालेगा। ये लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब कौन वोट नहीं डालेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला, संसद एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं डालेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं, ये वोट नहीं डालेंगे। और दूसरा, कहीं भी अगर विधान परिषद है प्रांत में, तो विधान परिषद का चाहे वो मनोनीत हो और चाहे वो निर्वाचित भी हो, वो कतई वोट नहीं डालेगा। तो विधान परिषद ये प्रांतों में होगी, विधान परिषद के सदस्य कोई भी हो, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये भी नहीं डालेंगे। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे कि कौन वोट नहीं डालेगा। हालांकि राष्ट्रपति को हटाते वक्त थोड़ा सा बदल जाएगी प्रक्रिया, तो उसको हम आगे देखें, अभी इसको हम गबड़ेंगे नहीं एक में। तो ये हो गया आर्टिकल 54, जो बहुत ही ईजी है और इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आप उसको लिख ले जाएंगे। अब आर्टिकल 55 की बात करते हैं। आर्टिकल 54 में तो निर्वाचक मंडल आ गया। अब आर्टिकल 55 में क्या दिया गया है, यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, यानी कि उसकी रीत क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। तो उसको हम अलग क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये देख लें कि आर्टिकल 55 में आखिर दिया क्या गया है, क्योंकि ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो आर्टिकल 55 में क्या दिया गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली दी गई है। निर्वाचन की प्रणाली कैसे होगा निर्वाचन, राष्ट्रपति का इलेक्शन में वोट कौन डालेगा, वो तो 54 आर्टिकल में दिया गया है। 55 में दिया गया कि अब कैसे होगा इलेक्शन, पूरा प्रोसीजर। तो इसको बहुत ही विस्तार में इसको हम पढ़ेंगे अलग क्लास में, क्योंकि इससे मेंस में क्वेश्चन आपके बनेगा और डिटेल में इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे कि जो प्रणाली है वो कैसे होगी। तो पहली चीज़ है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ये आप समझ लीजिए कि इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जनता सीधे वोट नहीं करेगी। अभी हमने पीछे आपको बता दिया कि कौन कौन वोट करता है। दूसरा जो है, यहाँ पर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हालांकि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी हम समझेंगे पूरा डिटेल में जब हम इसको चैप्टर को करेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व किस चीज़ को कहते हैं। और एक और प्रक्रिया का नाम याद रखेंगे आप, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है एकल हस्तांतरणीय
एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इस तरह भी लिखते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त की जा रही है। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ और लिख लेंगे यहाँ पर कि गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान। ऐसा नहीं कि खुला हाथ खड़े करके बता दिया कि किसको वोट दे रहे हैं, गुप्त मतदान होगा। तो ये आर्टिकल 55 में है। अब इस चीज़ को आपको डिटेल में पूरा समझना है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझाइए, या राष्ट्रपति के इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया, मतगणना, ये सब कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इसको हम अलग चैप्टर पूरा करेंगे। अब आर्टिकल 56 पर हम आते हैं। आर्टिकल 55 सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर हमने कोई भी बात नहीं की कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, ये सब बाद में दिया गया है। इलेक्शन की प्रणाली पहले दे दी और फिर ये सारी चीज़ें बाद में दी गई हैं। आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 में दी गई है कि कार्यकाल कितना होगा, यानी पदावधि, या आप इसे कह सकते हैं कार्यकाल, यानी कितने समय के लिए जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। हालांकि 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति चाहे तो अपना पद छोड़ सकता है, तो वो त्यागपत्र भी दे सकता है। तो त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, संबोधित। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति के ना होने पर वो चीफ जस्टिस को संबोधित कर देगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत इसकी सूचना जो है लोकसभा के स्पीकर को देगा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। कितने दिन के लिए बनेगा, मैक्सिमम 6 महीने के लिए बनेगा। देखो अमेरिका में क्या होता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे तो फिर वो बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए है। उससे पहले इलेक्शन करा के फिर नया राष्ट्रपति बनेगा और नया राष्ट्रपति वहीं से फिर से 5 वर्ष के लिए काम करेगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा, लोकसभा के स्पीकर को देता है। और अगर किसी कारणवश जो है 5 वर्ष से अधिक क्या राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, तो बिल्कुल रह सकता है। अगर चुनाव, वैसे तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले, यानी कि जब कार्यकाल समाप्त हो उसके पहले ही 2 महीने पहले ही अधिसूचना जारी करे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन करवाए और जो है नया राष्ट्रपति बनकर के आ जाए। लेकिन किसी कारणवश अगर चुनाव देर में हो पाता है तो जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेगा करके, तब तक जो है वही पुराना राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति को मौका नहीं मिलेगा कि वो राष्ट्रपति बन जाए। यानी कि अगर कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी नया राष्ट्रपति किसी वजह से देर में चुन करके आता है तो तब तक पुराना राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर भले ही 5 वर्ष पूरे हो गए हों वही कंटिन्यू करता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है, नया राष्ट्रपति का किसी XYZ कारण से इलेक्शन नहीं हो पाया है, 3 महीने बाद हो पा रहा है या 6 महीने बाद हो पा रहा है, तो क्या ऐसे में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा? ऐसे में नहीं बनेगा। ऐसे में पुराना राष्ट्रपति ही आगे अपने पद पर
बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति अस्वस्थ हो, अपना कार्य न कर पा रहा हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, वो भी 6 महीने के लिए। तो ये आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 के बाद में आर्टिकल 57 में ये बताया गया है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। जैसा कि अमेरिका में ये प्रावधान है कि वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है 2 बार मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 57 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 बताता है कि पुनर्निर्वाचन। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन हो सकता है, निर्वाचन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि कितनी बार हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा गया है। लेकिन पुनः निर्वाचन हो सकता है, इसका मतलब जितनी बार आप जीत के आ सकते हैं उतनी बार निर्वाचन हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए, 1 बार वो नियुक्त किए गए थे पहली बार। तो 12 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा, जो सबसे ज़्यादा रहा है, जिसमें जो है 2 वर्ष पहले वो जब अंतरिम सरकार बनी तब वो बन गए, उसके बाद वो 52 के इलेक्शन में जीते, उसके बाद वो 1957 वाले इलेक्शन में पुनः जीते। तो वो 12 वर्ष का कार्यकाल रहा। तो इस तरह से पुनः निर्वाचन हो सकता है। और अब इधर देख रहे हो जल्दी में कि कोई भी फिर से दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन रहा, एक बार सब लोग राष्ट्रपति बनते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई एक ही बार बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ राजनीतिक दशाओं की वजह से ऐसा आ ही जाता है कि दोबारा किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57 ये हो गया। अब आर्टिकल 58 जो है वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि योग्यता क्या होगी, तभी तो आप इलेक्शन लड़ोगे। तो योग्यता को जानना जरूरी है, और वो है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, 4 योग्यताएं यहाँ पर जो है आपको जाननी है। 4 योग्यताएं बताई गई हैं। पहली योग्यता है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक। अब देखिए, भारत का नागरिक, तो नागरिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। अमेरिका में ये प्रावधान है कि अमेरिका में कहते हैं कि जो अमेरिका का मूल नागरिक है, जन्मजात नागरिक है, वही राष्ट्रपति बन सकता है। अगर भारत का व्यक्ति वहाँ जा कर के कोई नागरिकता प्राप्त कर ले तो वहाँ के राष्ट्रपति के पद पर वो नहीं जा सकता है। तो क्या भारत में भी ऐसा प्रावधान है? यहाँ पर ये नागरिक शब्द जो बताया गया है, क्या इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो विदेशी हैं और उन्होंने देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है? आपको हमने नागरिकता अधिनियम 1955 पीछे पढ़ाया हुआ है, उसको आप पढ़िए, नागरिकता अधिनियम। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको बताए गए हैं कुछ तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के जो है तरीके बताए गए हैं। 5 तरीके उसमें बताए गए हैं। 5 तरीके में कुछ तरीके हैं जिसमें जन्मजात नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, कुछ तरीके ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि देशीयकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा कैसे विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो क्या वो नागरिक भी योग्य हैं? तो यहाँ पर भारत का नागरिक राष्ट्रपति हो सकता है, उसमें चाहे वो जन्मजात हो और चाहे वो विदेशी जो नागरिकता प्राप्त किए हों, जो नागरिकता प्राप्त किए हों, दोनों बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है, लेकिन सिर्फ नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नागरिक में दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि जो जन्मजात हों वही बनेंगे। तो फिर जन्मजात वाले भी बनेंगे जैसे हम आप हैं,
और वो लोग भी बनेंगे जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या किसी प्रक्रिया से या देशीयकरण से जो आपके नागरिक बन गए हैं वो भी बनेंगे। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु की बात की गई है तो कहा गया है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूरे हो गए हों जिसकी आयु, वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। अब और योग्यता यहाँ पर लिख दी गई हैं कि जो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य, यहाँ पर लोकसभा शब्द पर आप ध्यान देंगे। लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा का सदस्य यानी एमपी बनने योग्य हो। जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हैं वही योग्यताएं यहाँ पर भी आ जाएंगी। कि देखिए भारत का नागरिक तो वहाँ पर भी लिखा गया है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इस तरह से बहुत सी उसमें शर्तें हैं, उनको आप आगे पढ़ोगे। तो जो भी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, योग्यता हो उसके अंदर ऐसी, तो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर आने के लिए योग्य हो। और चौथी बात जो ये कही गई है कि संघ तथा राज्य यानी केंद्र तथा राज्य के अधीन लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। यानी कि जो व्यक्ति लाभ के पद पर हैं, चाहे वो संघ सरकार के अंतर्गत आता हो और चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है। पहले उसको लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, तभी वो इलेक्शन लड़ेगा। तो लाभ के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अब लाभ का पद जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है कि लाभ का पद किसको नहीं माना गया है। तो लगभग ऐसे 56 पोस्ट हैं जिनको लाभ का पद नहीं माना गया है। तो जैसे कुछ आप लिखें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री, ये सब क्या हैं? आदि लाभ के पद नहीं हैं, लाभ के पद नहीं हैं। ये सब डिफाइन किए गए हैं। इसमें काफ़ी हैं, 50 से अधिक हैं ऐसे पद जिनको लाभ के पद से मुक्ति दी गई है। राष्ट्रपति पद पे अगर कोई पहले से है तो वो फिर से राष्ट्रपति के लिए इलेक्टेड होने के योग्य है, क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति भी बन सकता है, राज्यपाल है, संघ राज्य के जो मंत्री इत्यादि हैं वो सब जो हैं लाभ के पद नहीं माने गए हैं। तो इतना आप याद रखें, इन क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाद में हम किसी क्लास में आपको पूरा लाभ के पद को समझाएंगे, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये 4 प्रमुख रूप से 4 शर्तें जो 4 योग्यताएं जो हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ में कुछ शर्तें वगैरह भी हैं, तो शर्तें हम आगे पढ़ेंगे बाद में, और इलेक्शन में हम पूरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे। लेकिन ये योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो गया हो, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर वो व्यक्ति ना हो। तो ये व्यक्ति, ऐसा अगर कोई है व्यक्ति, तो वो राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। अब आर्टिकल 59 में जो है परिलब्धियां, वेतन भत्ते और जो है शर्तें बताई गई हैं, उनको भी हम देख लें कि आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 59 इसमें क्या बताया गया? इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, साथ में वेतन भत्ते या परिलब्धियां, ये चीज़ें जो है आर्टिकल 59 में बताई गई हैं कि राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें भी होंगी और वेतन भत्ते इत्यादि उनको क्या जो है लाभ दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 59 में बताया गया है और इसमें कुछ पीटी में क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखिए शर्तें में 2 चीज़ें आप जानें। पहली शर्त तो ये है कि उसको जो है संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या त्यागपत्र दे। अगर है तो त्यागपत्र दे, तभी वो राष्ट्रपति पर निर्वाचित होगा।
तो संसद जैसे MP है, MLA है, तो बन सकते हैं, लेकिन उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति आता है तो वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। अब वेतन के संदर्भ में क्या कहा गया है कि वेतन क्या मिलेगा, तो वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से, और वो भी कर मुक्त होगा, वो उस पर टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, और संचित निधि से दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है इंडिया का, उससे जो है राष्ट्रपति का वेतन निकलेगा। और एक शर्त ये भी रहती है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, उसकी पदावधि के दौरान उसका वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। पदावधि के दौरान यानी बीच में कम नहीं कर सकते हो, पदावधि के दौरान जो है वेतन भत्ते कम नहीं की जा सकती, कम नहीं कर सकते, बीच में कम नहीं कर सकते हैं, जो भी है शुरुआत से वही रहेगा। इसका मतलब बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। और एक जो है बिना किराया के उसको भवन मिलेगा, बिना किराया, कोई भी उसके लिए किराया नहीं देना होगा, बिना किराया जो है भवन मिलेगा। और भवन आपको पता ही है कौन सा मिलेगा, राष्ट्रपति भवन। साथ में तमाम सुविधाएं हैं, कार, फ़ोन, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो सब आप मौखिक समझ लें कि बहुत सी सुविधाएं जो है राष्ट्रपति को मिलती हैं, चिकित्सा सुविधाएं, कार सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा, ये सब कुछ मिलता है निःशुल्क उनको, तो वो सभी सुविधाएं इनको मिलेंगी। और इसके अतिरिक्त जो है पेंशन का भी प्रावधान है, और राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा उसकी मृत्यु के बाद वाइफ को भी पेंशन देने का प्रावधान है, आधा। तो इस तरह से पेंशन का भी प्रावधान है। पदावधि के दौरान जो है वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं बिना किराया। और इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि संसद ये निर्धारित करेगी, यानी संसद विधि बना करके परिलब्धियों को आगे तय करेगी कि राष्ट्रपति को क्या क्या मिलेगा। तो ये संसद पे छोड़ दिया गया है। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां यानी वेतन भत्ते सब कुछ तय करे। तो राष्ट्रपति जो है कितना वेतन प्राप्त करेगा, देखो बीच में कम तो कर ही नहीं सकते हैं, बाकी कितना वेतन प्राप्त करेगा, क्या क्या उसको सेवाएं मिलेंगी, ये सब कुछ तय करने का अधिकार किसे है, संसद को दिया गया है कि विधि बना करके वो तय करेगा। और ये संचित निधि से वेतन इसको दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। और यहाँ पर संसद जो है विधि बनाकर तय करेगी, तो वर्तमान में कितना मिलता है राष्ट्रपति को। अगर वेतन की बात की जाए, वेतन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वर्तमान में वेतन कितना है ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज की डेट में इस समय जो है वेतन राष्ट्रपति को कितना दिया जाता है। तो ये कमेंट करके आप हमें बताएं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता भी देंगे, रिवाइज कर देंगे आपको। आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति को वर्तमान समय में कितना वेतन दिया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हमने इन चीज़ों पर बात की। अब आर्टिकल 60 जो है वो क्या है। आर्टिकल 60 जैसा कि आपको पता है कि अनुसूचित 3 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित 3 में जो है शपथ का प्रावधान विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए दिया गया है। लेकिन वहाँ पर हमने तब भी आपको बताया था कि उसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान वहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान जो है वो अनुसूचित 3 में नहीं है। तो वो कहाँ पे है, वो है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिया गया है कि क्या रहेगा, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो प्रतिज्ञा लेंगे या फिर ओथ, शपथ लेंगे। शपथ यानी ओथ, प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन। तो शपथ ले या प्रतिज्ञान ले, उसका फॉर्मेट क्या होगा। 3 चीज़ें इसमें मुख्य रूप से आती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं कि राष्ट्रपति अपने शपथ में क्या चीज़ें बोलते हैं और क्या कहते हैं। तो उसमें 3 सारांश हैं, 3 चीज़ों को आपको जानना है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक
पद के कर्तव्यों का पालन, यानी कि श्रद्धापूर्वक जो है जो भी राष्ट्रपति के पद के काम हैं वो करेंगे। तो पहले एक चीज़ ये निकल के आती है कि वो श्रद्धापूर्वक पद के जो भी पद के लिए कार्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा जो है संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पर संविधान, आपसे पूछा जाता है कि संविधान के रक्षण की शपथ कौन लेता है, तो संविधान के संरक्षण यानी प्रोटेक्ट, संरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्व तथा प्रतिरक्षण यानी डिफेंड, ये तीन चीज़ों की शपथ लेते हैं। संविधान के संरक्षण यानी प्रोटेक्ट, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन की, और परिरक्षण यानी प्रतिरक्षण यानी डिफेंड की। तो ये जो है संविधान के रक्षण की शपथ लेते हैं। और तीसरा जो है जनता के संदर्भ में जनता के कल्याण एवं सेवा, जनता की सेवा एवं कल्याण की शपथ भी वो लेते हैं। तो आर्टिकल 60 में जो शपथ दी गई है राष्ट्रपति के लिए, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी उपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाएगा? यानी राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी उपस्थिति में कौन आएगा? वरिष्ठतम, जो सबसे प्रमुख हो, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश के बाद में वरिष्ठतम न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या फिर उनके बाद में जो सबसे मुख्य होंगे, वरिष्ठतम होंगे, ज्येष्ठ, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और शपथ में तीन चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन है, संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की बात की गई है, जनता के कल्याण एवं सेवा की बात की गई है। अब कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? क्वेश्चन में ये होगा पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन लेता है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो मंत्री लोग लेते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के पद में जो है पद एवं गोपनीयता जैसी कोई शपथ नहीं है। यहाँ पर तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। और शपथ कौन दिलाता है ये हो गया। तो ये आर्टिकल 60 का विवरण है। अब आर्टिकल 61 जो है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में भी, लेकिन आपको यहाँ पर सभी आर्टिकल समझने हैं। तो आर्टिकल 61 इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को जो है कैसे हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा? यानी कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उस कंडीशंस में इन पर क्या महाभियोग होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया को हम समझेंगे भी। यहाँ पर आप इतना समझें कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया वो होती है जिसमें न्याय करने वाला व्यक्ति जज नहीं है, यानी वो किसी कोर्ट का न्यायाधीश, जज इसमें फैसला नहीं करता है। इसमें जो है संसद के ही जो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, वहीं पर इसका फैसला होता है। और चूँकि ये न्यायपालिका नहीं है इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो इसमें संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, यानी कि किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। ये किसी भी सदन से
किसी भी सदन से, संसद के लिख लीजिए आप, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब शुरू होगा, और 14 दिन की पूर्व नोटिस दी जाएगी राष्ट्रपति को, पूर्व नोटिस के साथ, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। और कहाँ से शुरू हो सकता है? राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, लेकिन जिस भी सदन से शुरू किया जाएगा तो कम से कम वहाँ के 1/4 सदस्य, चौथाई सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब वो पास कैसे होगी, पारित कैसे होगी? तो 2/3 बहुमत से, 2/3 के बहुमत से पारित होगी, यानी साधारण बहुमत से पारित नहीं होगी। तब दूसरे सदन, यानी दूसरे वाले सदन में जाएगी, सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित होगी। और जब दोनों सदन से जो है 2/3 के बहुमत से पारित हो जाएगी, वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और राष्ट्रपति को जो है हटा दिया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से अगर हटाया जा सकता है तो उसके पहले उसने जितने भी काम कर दिए हैं वो अवैध नहीं होंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी इलेक्शन प्रोसेस में जैसे गलत तरीके से कोई निर्वाचित हो गया और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना काम उसने कर लिया, उसके बाद में कोई विवाद हुआ, फैसला था कोर्ट में, और उस बीच 4-5 काम उसने कर दिए राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, तो वह काम लीगल रहेंगे। कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लग जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो उसके पहले उसने जो भी काम किए हैं वो वैलिड रहेंगे, वो काम इनवैलिड नहीं होंगे। तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया समझ गए आप। संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, 14 दिन की नोटिस दी जाएगी, 2/3 बहुमत से वो उस सदन में पारित हो जाए, उसके बाद वो अगले सदन में जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा अगले सदन में जाएगा, और फिर वहाँ से भी 2/3 जो है बहुमत से इसको पारित करना होगा। अब इसमें कौन से सदस्य हिस्सा लेंगे? अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि राष्ट्रपति को इलेक्शन करने में तो हमने देखा था कि कौन कौन वोट डालेगा, तो महाभियोग में कौन कौन शामिल होगा ये भी आप देख लें। हटाने में, महाभियोग में कौन शामिल होगा? अब देखिए, यहाँ पर प्रक्रिया बदल गई। यहाँ पर सिर्फ संसद को अधिकार दिया गया है। जो विधानसभाएं थी या जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं थीं, उनको इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ संसद को मिला है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संसद के दोनों सदन भाग लेंगे इसमें, दोनों सदन के सभी सदस्य। अब यहाँ पर आप दोनों सदन को अंडरलाइन करें। पहले चीज़ संसद को समझें, दोनों सदन और सभी। संसद के दोनों सदन तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी भाग ले रहे थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सभी शब्द पे आप गौर करिएगा। इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें सभी नहीं थे, सिर्फ निर्वाचित वाले थे, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर मनोनीत वाले भी शामिल होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि महाभियोग में मनोनीत वाले सदस्य भी वोटिंग करेंगे, और जबकि इलेक्शन में उन्होंने वोटिंग नहीं किया था। महाभियोग में विधानसभा का कोई भी सदन शामिल नहीं होगा और ना ही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कोई शामिल होगा, जबकि इलेक्शन में वहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल हुए थे। तो इतना अंतर है, महाभियोग और इलेक्शन में थोड़ा अंतर है। तो ये हो गया, ये प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 61 में कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। अब आर्टिकल जो 62 है, इसके बाद में हम आते हैं आर्टिकल 62 पे। तो 62 में क्या बताया गया है, देखिए। आर्टिकल 62 में जो है
पद की रिक्तता बताई गई है कि राष्ट्रपति का पद जो है कब रिक्त हो सकता है और उसके लिए क्या सेवा मतलब शर्तें हैं, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ आप जानें। तो पहली चीज़ तो आप जान लें कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। तो अब रिक्त होने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन पर पहले बात करें। तो रिक्त होने की एक संभावना हो सकती है कि कार्यकाल पूरा हो जाए, कार्यकाल पूरा यानी 5 वर्ष, तो पद रिक्त होना चाहिए। तो अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष, तो क्या उसके बाद राष्ट्रपति का जो है पद जो है रिक्त हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, होने से पहले चुनाव होगा, चुनाव होगा। यानी कि पद रिक्त नहीं होगा, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए। और यदि किसी कारणवश कार्यकाल पूरा हो जाए और इलेक्शन ना हो पाए, तब क्या होगा? तब पद क्या रिक्त हो जाएगा? नहीं, तब भी पद रिक्त नहीं होगा। यहाँ पे ये भी प्रावधान है, यदि चुनाव में देरी होती है, किसी भी कारण से हो सकती, जैसे कोरोना ही आ गया था और इसी दरमियान इलेक्शन होने होते तो क्या होता? तो यदि चुनाव में देरी होती है तो नए राष्ट्रपति के आने तक, नए राष्ट्रपति के आने तक, जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं, आने तक पुराने राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। यानी कार्यकाल के बाद भी पद पर रहेंगे, यानी पद तो कतई रिक्त हो ही नहीं सकता। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए जब तक, चाहे वो जब इलेक्शन हो, जब तक नया राष्ट्रपति आके शपथ नहीं लेंगे तब तक पुराने राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे। ऐसे में ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्या ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाएगा? नहीं, कार्यवाहक नहीं आएगा, वही राष्ट्रपति बने रहेंगे। कार्यवाहक कब आएगा उसकी अलग देखिए। अब एक तो हमने ये बताया कि पद रिक्त होने की संभावना एक तो कार्यकाल पूरा होने पर हो सकती है, दूसरी संभावना क्या हो सकती है? त्यागपत्र हो सकता है, त्यागपत्र हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, या अन्य कारण, अन्य कारण जैसे महाभियोग, महाभियोग, अस्वस्थता आदि। यानी कि ऐसी कंडीशंस में जब पद रिक्त होगा, देखो अगर वो उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को तब पद रिक्त हो जाएगा, या किसी कारण से मृत्यु हो गई तो पद रिक्त हो जाएगा। अभी बताएंगे कि रिक्त नहीं होगा, रिक्त होने की संभावना बन सकती है कि त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, या अन्य कारण जैसे महाभियोग लगा करके उनको हटा दिया गया, या अस्वस्थ हैं किसी कारण से राष्ट्रपति के पद पर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति में। तो इन सब स्थितियों में क्या होगा? इन सब स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा। इन स्थितियों में क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, और जिस समय वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे उस समय उनको सभी वेतन भत्ते प्रलब्धियां सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा राष्ट्रपति को मिलता है। यानी कि वही राष्ट्रपति भवन में आएंगे, वो जितना भी वेतन भत्ता, जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं वो सब एक्टिंग प्रेसिडेंट को मिलेंगी। और अगर उसी दौरान वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनको सब कुछ वही राष्ट्रपति के पद वाला ही सब कुछ मिलेगा, वेतन पेंशन वगैरह। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बनेंगे, और 6 माह तक, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि त्यागपत्र उन्होंने 2 वर्ष बाद दे दिया, तो 5 वर्ष का कार्यकाल था, तो अभी 3 बाकी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए तो आगे 3 साल तक वो रहेंगे। अमेरिका में ऐसा ही होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष है,
और मान लेते हैं कि 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया या कुछ भी कारण रहा, महाभियोग लग गया, तो अभी उनके कार्यकाल के 3 वर्ष बाकी थे, तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आएगा वहाँ पर वो प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई भी प्रावधान नहीं है, वहाँ का उपराष्ट्रपति जो है वो सीधे प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। और वो कितने दिन तक रहेगा? वो आगे 3 वर्ष तक रहेगा, आगे 3 वर्ष तक रहेगा। और वहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ पर एक ये भी प्रावधान है कि यदि 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा कर लिया है तो 1 पारी हो गई आपकी, यानी कि वहाँ पर 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते ना। तो अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष भी पूरा कर लिया है तो उसका 1 गिन लिया जाएगा कि 1 बार आप राष्ट्रपति हो गए। अब दोबारा 5-4 वर्ष के लिए बनोगे, 2 बार हो गया आपका। अगर कोई व्यक्ति 1 ही वर्ष के लिए राष्ट्रपति बना, मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति था, 4 वर्ष का कार्यकाल था, 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई तो 1 वर्ष बाकी था, तो जो उपराष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन गया तो उसका वो टेन्योर नहीं गिना जाएगा, यानी अब भी वो 2 बार फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा और जो नया राष्ट्रपति चुन करके आएगा वो अपने उसी चुनी हुई तारीख से 5 वर्ष के लिए फिर से कार्यकाल पूरा करेगा। तो ये है आर्टिकल 62 में पद की रिक्तता, यानी कि पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। तो ये प्रावधान है। अब आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति का शुरू हो जाता है, तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। 63, 64, 67 वो सब जो है उपराष्ट्रपति में है। अब आगे हम पहुंच जाते हैं 71 पे। 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से रिलेटेड है, तो उसको यहीं पर हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 71 क्या है। इसके बीच के 63 लेकर के 63 से लेकर 70 तक के वो उपराष्ट्रपति के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के, तो उनको हम अलग चैप्टर में करेंगे। तो 71 में क्या है? 71 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है, जिस चुनाव में भी तो विवाद होंगे, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों नहीं होंगे, और हुए भी हैं। तो यदि कोई विवाद होता है तो वो फैसला कहाँ होगा? तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? 71 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय हल करेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हाई कोर्ट करने लगेगा कुछ, सर्वोच्च न्यायालय में वो फैसला किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी कही गई, देखो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा। अब चूँकि विवाद हो गया है तो हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वो अवैध करार दे दिया जाए। तो यदि ऐसी कंडीशन आ सकती है, यदि निर्वाचन अवैध करार दिया जाता है, अवैध पाया जाता है, मान लेते हैं कि चुनाव के टाइम जो है विवाद हो गया, लेकिन चूंकि पद रिक्त तो हो नहीं सकता है, मुकदमा चलने में कुछ समय लग गया, 4 महीने 3 महीने। उस दौरान जो विवादित इलेक्शन था उसमें कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया और राष्ट्रपति बन करके उसने काम भी शुरू कर दिया, 2-4 एक्ट पे उसने साइन भी कर दिए हैं, कार्य चालू है। तो बाद में फैसला आया 2 महीने बाद, और उसमें कहा गया कि ये इलेक्शन तो अवैध है, यानी साबित हो गया और निर्वाचन निरस्त कर दिया गया, तो वो राष्ट्रपति पद से हट गया व्यक्ति। लेकिन अब यहाँ पर यह कह दिया गया कि यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है तो भी यदि राष्ट्रपति पद पर कुछ कार्य हो चुका है तो वह वैध रहेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ और मैं जीत गया, लेकिन मुकदमा हो गया, उसमें किसी कारणवश कोई धांधली का कुछ भी है, जो भी आरोप लग के, और 2 महीने बाद फैसला आया, तब तक मैंने जो है 3 बिल पे साइन करके उनको जो है अधिनियम बना दिया है, मैंने 3 काम मैंने कर डाले हैं। फिर वो क्या हुआ, फैसला आया जिसमें मेरा इलेक्शन निरस्त हो गया और मैं राष्ट्रपति के पद से हट गया।
अब जो 3 एक्ट पे मैंने साइन कर दिए थे, 3 संधियां या जो भी कर दिया था मैंने, वो क्या होगा, तो वो वैध रहेगा। यानी मेरा पद तो ज़रूर चला जाएगा, लेकिन फिर भी जो मैं काम कर चुका हूँ उस दरमियान वह वैध रहेगा। अब एक डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में एक केस हुआ था, जिसमें ये मामला था कि क्या निर्वाचक मंडल के अगर कुछ पद रिक्त हैं या किसी प्रांत की विधानसभा भंग है उस समय, तो क्या तब भी जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं 20 सीटों पर मेंबर ही नहीं है, या किसी एक प्रांत की विधानसभा भंग स्थिति में चल रही है, तो वो लोग वोटिंग तो करेंगे नहीं उस समय, तो क्या तब भी इलेक्शन हो सकता है, तो ऐसा भी है, हो सकता है। यानी कि 2 चीज़ें आप और जानें। डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957, इस केस में, ये केस का नाम है, इसमें जो फैसला आया उसके अनुसार क्या आया कि निर्वाचक मंडल की कुछ सीटें रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निर्वाचक मंडल में सभी सदस्य भरे ही हों, अगर पद रिक्त हैं उसमें कुछ, तब भी इलेक्शन हो सकता है। और दूसरा, यदि कोई विधानसभा भंग है, कोई विधानसभा भंग है, तो भी इलेक्शन हो सकता है, तो भी चुनाव हो सकता है। बस क्या होगा, वहाँ के लोग वोट नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी जो है चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव राष्ट्रपति का होगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी समय इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का और उस समय कहीं की विधानसभा अस्तित्व में नहीं, यानी भंग है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव हो जाएगा और जो जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो ये आर्टिकल 71 में क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि विवाद के होने की स्थिति में क्या प्रावधान है। अब आर्टिकल 72 को हमको अलग से भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है कि आर्टिकल 72 आखिर क्या है। तो आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। 72 यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की पावर हैं। क्षमादान की शक्तियाँ न्यायिक पावर में आ गई, किसी की सज़ा को कम करना, माफ़ करना, ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो ये आर्टिकल 72 में है, तो इसको हम डिटेल में पूरा अलग क्लास करेंगे। राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको करेंगे। तो आर्टिकल 72 आपने ये जान लिया। तो प्रमुख ये हैं। इसके बाद में आर्टिकल 74, 75 जो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, और महान्यायवादी आगे 76 में। तो उन सबको हम, उन पद को अलग से चूँकि पढ़ेंगे, महान्यायवादी को अलग से पढ़ेंगे ही, तो वहाँ पर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक जो है आप विशेष करके राष्ट्रपति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने समझी। अब हम इसके बाद जो क्लास करेंगे उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हम समझेंगे एक क्लास में। उसके बाद अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करेंगे कि कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।